बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बेल्स ऑफ। हमारा सिलसिला बेल्स ऑफ का अब आ चुका है, पेनाल्टीमेट प्रोग्राम हम कर रहे हैं, यानी हमें कल एक और प्रोग्राम करना है। एशिया कप का फाइनल कल होगा भारत और श्रीलंका के दरमियान। ये दो टीम्स बेहतरीन खेल पेश किया इन दोनों टीम्स ने और ऊपर आते आते टॉप 2 टीम्स बन गई हैं। अब देखना होगा कि कल कौन सी टीम फातेह बनकर एशिया कप अपने सर पे अपने अपने बुलंद करती है हाथों को एशिया कप के साथ। मुकाबला कड़ा होगा यकीनन। दोनों टीम्स बैलेंस्ड हैं, दोनों टीम्स हम पल्ला हैं। बैटिंग में अगर देखें तो वहाँ विराट कोहली और रोहित शर्मा और उसके अलावा शुभमन गिल बहुत अच्छी परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी कुशाल मेंडिस हैं और दीगर उनके बल्लेबाज बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे चुके हैं। स्पिनर्स श्रीलंका के मुझे ज़्यादा बेहतर लगते हैं, लेकिन पिछले मैच में अक्षर पटेल ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी और अक्षर पटेल का आप सुनने में आया शायद अभी तक शायद फिट नहीं है वो, तो कल शायद फाइनल का हिस्सा वो ना हो। ये तो देखने वाली बात है, जब फाइनल होगा तो हम उस पर बात करेंगे। उसके अलावा आज शहर कराची में काफ़ी कुछ हुआ। मोहम्मद हफीज़ पाकिस्तान के साबिक कप्तान, उन्होंने एक तवील बैठक की कराची के सहाफ़ियों के साथ। कराची प्रेस क्लब में एक प्रोग्राम था, उससे उन्होंने खिताब भी किया और उसके बाद वो सहाफ़ियों के साथ बैठे। गैर रस्मी गुफ्तगू भी हुई और रस्मी गुफ्तगू भी हुई, जो ऑन द रिकॉर्ड उन्होंने कहा। बहुत कुछ कहा उन्होंने स्कीम सिलेक्शन के हवाले से, लेकिन हफीज़ काफ़ी जो उनका अंदाज़ है उस हिसाब से तो बोले, लेकिन ये कि थोड़ा सा उन्होंने ये कहा कि ये वक्त नहीं है टीम पर बेजा तनकीद करने का। ख़ास तौर से बाबर आजम को कप्तानी से वो नहीं हटाना चाहते और ये वो कहते हैं वक्त भी नहीं है। वर्ल्ड कप के बाद बैठिए, उस पर बात कीजिए, कप्तानी ठीक करता है नहीं करता उस पर बात कर लें। उन्होंने नजम सेठी साहब को भी थोड़ा सा तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने ये कहा चले ये बातें तो मेरे जो नुमाइंदे हैं ना वो वहाँ मौजूद थे तो वो बेहतर बता सकेंगे, तो इस पर हम बात कर लेंगे। उसके अलावा लाहौर में सिलेक्शन कमेटी का ये सुनने में आया कि कल इजलास होगा और उसमें इंज़मामुल हक काफ़ी फ़ैसले लेने की पोजीशन में हैं, अब आ गए हैं, क्योंकि आपके मेन जो बॉलर्स हैं नसीम शाह, उनको शदीद इंजरी हुई है कंधे में और उनका स्कैन कराया गया था दुबई में, जो लंदन भेज दिया गया है। और अब ये ख्याल किया जा रहा है क्रिक इन्फो के मुताबिक 3 महीने के लिए वो बाहर हो जाएंगे। 3 महीने का मतलब है वर्ल्ड कप तो गया और ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ भी गई। बहरहाल ये सारे मामलात हैं। और भी कुछ हुआ कराची शहर में आज राशिद लतीफ़ और अमेरिकन क्रिकेट के दरमियान एक बड़ा दिलचस्प मुआहदा हुआ है। उसमें यूएस कॉन्सुलेट की पब्लिक डिप्लोमेसी ऑफिसर भी आई हुई थी, तो उनकी भी सूरत हाल मैं आपको बताऊंगा। मेरे साथ प्रोग्राम में है लाहौर स्टूडियो से हज़रत रसूल एजाज शेख साहब। तारुफ़ मैं आपका हर रोज़ करवाता हूँ। एजाज शेख साहब, आप बड़े तवील अरसे से इस प्रोफेशन से वाबस्ता हैं और बड़ी अच्छी अच्छी खबरें आप लेकर आते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से ठीक है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत, अल्लाह का बड़ा फजल करम। आप सुनाएं, आप ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे साथ कराची स्टूडियो में बैठे हैं बदियुज़्ज़मा। ये आज इन्होंने वक्त गुजारा बड़ा मसरूफ़। पहले प्रेस क्लब ऑफ कराची में ये हफीज़ को कवर कर रहे थे, उसके बाद फिर गोल्फ़ का इवेंट भी एक हुआ, CNS 27वां CNS गोल्फ चैम्पियनशिप। उसका नतीजा आखिरी वक्तों तक तो मैंने चेक किया था तो नहीं आया था। खैर बदी उसको बेहतर बताएंगे। बदियुज़्ज़मा साहब मेरे साथ कराची स्टूडियो में तशरीफ़ फरमाए। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं खैरियत से हूँ, आपकी खैरियत नेक मतलूब चाहता हूँ। नेक मतलूब का मतलब क्या होता है? नेक रहें आप बस। नहीं ये क्या है? आप बताओ ना, नेक मतलूब का मतलब क्या होता है? मतलूब का मतलब ये नेक और मतलूब। नहीं, मतलब अलग होता है। मतलूब मतलब भी चाहना और चाहने का मतलब जी, मतलब का मतलब होता है तलबगार। यार मैंने आपसे माने तो नहीं पूछे थे, आप माने पूछने शुरू कर आपने देते। मुझसे बात की तो मैंने माने पता होंगे भाई। ये पहले खत लोग लिखा करते अच्छा। थे, उसमें लिखते थे। अच्छा जी, खत तो लिख देंगे। एजाज शेख साहब आपकी तरफ आता हूँ। लाहौर की खबरें हम आपसे जानेंगे, कल का फाइनल है उस पर हम बात करेंगे। लेकिन आज कराची में अब मोहम्मद हफीज़ के साथ आपने बड़ा वक्त गुजारा, बहुत अच्छी तकरीब हुई वहाँ और हफीज़ भी आए, बहुत सारे लोग थे। उसका मकसद क्या था? पहले तो उस सेमिनार के बारे में बताइए। देखिए आसिफ भाई, इस सेमिनार का मकसद ये था कि कराची के जितने भी तालीमी इदारे हैं उसमें एक था कि हम ये चाह रहे हैं कि जी तालीमी इदारों में स्पोर्ट्स का कितना किरदार होना चाहिए। तो उस हवाले से ये प्रोग्राम था। वहाँ पर जो प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी के, डॉक्टर बासित अंसारी, वो आए। उसके अलावा यूनिवर्सिटी के और उस्ताज़ा भी थे। फिर जावेद मेमन जो HEC के जो हैं वो वहाँ पर मौजूद थे। तो बाकायदा एक ज़बरदस्त तरीके से इनिशिएटिव लिया गया और उन्होंने कराची यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया ने कहा कि कराची प्रेस क्लब जो भी इवेंट कराना चाहता है, चाहे वो टेनिस का हो, बैडमिंटन का हो, फुटबॉल का हो, हॉकी का हो, क्रिकेट का हो, तो हम उनके लिए तैयार हैं। जहाँ पर आएँ आप करवाएं, टेक्निकल स्टाफ भी हम देंगे। और दूसरा ये है कि
सारा मौजू यही था कि हमारे कॉलेज में वो चीज़ ख़त्म हो चुकी, स्कूल्स में वो चीज़ें ख़त्म हो चुकी, यूनिवर्सिटीज़ में जो है इस तरह की चीज़ें ख़त्म हो चुकी, और जो तलबा और तलबात ने सिर्फ पढ़ाई की हद तक पढ़े और वापस आ गए। तो चाहते हैं कि तमाम तर खेल, एक क्रिकेट नहीं, तमाम तर खेल हों, ताकि जो बच्चे वहाँ पर जाते हैं उनको तालीम के साथ साथ ये हफीज़ एक्टिविटी साहब मिले। से आपकी मुलाकात कैसी रही? बिल्कुल, हफीज़ साहब से बात हुई। पहले तो हमने कहा जी आप हमारे मेहमान हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि मेहमान जब घर में आता है तो उसको जो है हम इस तरह के अजरक दी होगी? अजरक तो हम रवायत है यहाँ की, तो प्रेस क्लब की भी, तो वो तो दी ही दी है। तो साथ उनसे कहा, लेकिन उन्होंने खुल के कहा मुझसे जो भी आपने सवाल पूछना है, जैसा भी सवाल पूछना है, मैं उसका जवाब देने के लिए क्या तैयार हूं। क्या कहा हफीज़ साहब ने? क्या हफीज़ साहब देखिए, हफीज़ ने ये तो कहा कि एशिया कप में हमारी परफॉर्मेंस बहुत बुरी रही। ख़ास तौर पर उन्होंने कहा कि भारत के ख़िलाफ़ जो हमारी टीम की परफॉर्मेंस थी, हम तवक्को ही नहीं कर रहे थे कि इस तरह की परफॉर्मेंस होगी। बाबर आजम पे बहुत सारे सवाल हुए, तो उन्होंने कहा देखिए, एक बाबर आजम 228 रन से अगर पाकिस्तान आ रहा है, तो बाबर आजम क्या अकेला 228 रन बनाएगा? उसने कहा कि ये टीम की परफॉर्मेंस होती है, कि टीम को साथ लेके चलना होता है और सब खिलाड़ियों ने परफॉर्म करना होता है ये। और दूसरा जो उनसे बात की गई कि हम बहुत सारे खिलाड़ियों को आजमाते नहीं हैं, तो उस पर वो काफ़ी गुस्से में थे। उन्होंने कहा देखें, पिछले 3 साल से आप मैचेस जीत रहे हैं और नंबर 1 तो बन गए, लेकिन मुझे ये बताएं कि आपने बेंच स्ट्रेंथ कितना बनाया। आज आपको मुश्किल हो रही है, और पिछली मैनेजमेंट में उन्होंने काफ़ी तनकीद की। उन्होंने ये कहा कि 3 साल में आप जीत रहे थे, तो कम से कम आपके पास असनैन थे, आपके पास आमिर जमाल आए, आपके बहुत सारे उन्होंने नाम गिनवाए कि कितने लोग आए जिनको आपने बेंच पे बैठाए रखा और ना खिलाया, एक आध मैच खिला के बाहर कर दिया। नतीजा ये है कि अब आपके पास 2 फास्ट बॉलर इनफिट हैं और आपके पास कोई ऐसी चॉइस नहीं है कि इसको वर्ल्ड कप में लेके जाएं। जो हम रोज़ाना बात कर रहे थे, वो हफीज़ ने ये बात भी की। और एक बात जो उनसे पूछी गई, उन्होंने कहा देखें जी, आप ये बात क्यों नहीं गौर करते कि नजम सेठी ने जो मैनेजमेंट में सवाल हुआ कि क्या ये मिकी आथर जो है इनको उन्होंने रख लिया कि वहाँ से वो टेलीफोन पे बोलेंगे ये टीम रख लो, वो टीम रख लो, और पाकिस्तानी कोचेस को कहा कि ये ईमानदारी से काम नहीं करते। तो कह रहे हैं कि ये तो एक ऐसी बात थी जिस पे तमाम मीडिया को बोलना चाहिए था। क्या उन्होंने तो पाकिस्तानी जो क्रिकेटर या कोचेस हैं उनको बेईमान करार दिया है? इस तरीके से नहीं करना चाहिए। लेकिन अब भी मैं कहता हूँ कि जो मैनेजमेंट है उसको चलते रहना चाहिए, जो कप्तान है उससे चलते रहना चाहिए। हमारी टीम है, उसको बैक करेंगे तो वर्ल्ड कप में उसकी परफॉर्मेंस होगी। लेकिन जिस तरह की कारकर्दगी रही है खिलाड़ियों की, तो इसका नतीजा यही है कि हमने किसी भी एक खिलाड़ी को आजमाया नहीं है। जो खिलाड़ी हमने 15 में रखे थे उन्हीं को चांस देते रहेंगे। जो भी सिलेक्शन कमेटी आई उसने इन्हीं खिलाड़ियों का ऐलान किया। किसी ने कोई ऐसे प्लेयर्स को नहीं मुंतखब किया और ये सोच कर मुंतखब नहीं किया कि हमने 50 ओवर की क्रिकेट एशिया कप में भी खेलनी है और आगे जाके वर्ल्ड कप में भी खेलनी है। तो ये बातें जी जो हफीज़ ने ख़ास तौर पर की हैं। और एक मैं तो सवाल उनसे ये भी हुआ था कि जो आपने क्या सवाल किया उससे? आप अपने सवाल बताएं। देखिए, मैं तो स्पोर्ट्स कमेटी में था, तो मैं तो स्टेज में उनके साथ ही बैठा हुआ था, तो मैं तो उनसे कोई सवाल नहीं किया था। कि एक हमारे दोस्तों ने सवाल किया था कि आपने एक मैच फिक्सिंग पे स्टांस लिया था कि कोई भी खिलाड़ी ने सवाल किया यार? हैं, किस दोस्त का? महमूद रियाज। महमूद रियाज, वाह वाह वाह। मैच फिक्सिंग में आपका एक स्टांस था कि वो खिलाड़ी जो है दोबारा पाकिस्तान टीम का हिस्सा नहीं होना चाहिए या पाकिस्तानी कलर नहीं पहनना चाहिए। उन्होंने कहा जी, एहसान मानी जब यहाँ थे तो उनसे मैंने कहा था, तो वो कह रहे हैं कि हम चीज़ें तमाम कैबिनेट में लेके गए और कैबिनेट ने इसको जो है अप्रूव नहीं किया, जिसकी वजह से ये नहीं हो सका। और मैं आज भी कहता हूँ कि एक ऐसा कानून बना दिया जाए कि जो भी खिलाड़ी पाकिस्तान का नाम या मुल्क का नाम या अपना नाम ख़राब करता है तो उसको दोबारा टीम में चले, नहीं मैच फिक्सिंग पर तो हो गया। तफसील से बदीर जमा ने बताया कि मोहम्मद हफीज़ क्या चाहते हैं। मोहम्मद हफीज़ ने एशिया कप पर भी बात की। एजाज शेख साहब, आपने हफीज़ की बातें सुनी? ये क्रिकेट कमेटी के भी मेंबर हैं हफीज़, तो ये सारे ख्यालात ये क्रिकेट कमेटी के सामने भी रख देंगे? अगर रख देंगे तो क्या नतीजा निकलेगा? देखिए भाई, ये इनकी आपस में मुलाकातें जारी रहती हैं, चाहे मिसबा हो, इंजमाम हो, मुश्ताक हो, मोहम्मद यूसुफ हो, हफीज हो, ये आपस में टेलीफोनिक राब्ते में रहते हैं और सारी बातें इनकी होती रहती हैं। ये इनके लिए कोई नई चीज नहीं। असल बात ये है कि अप्लाई करने की जरूरत होती है। जब कहीं मौका आता है कि ये चीज अप्लाई की जाए तो 2 एक साइड पे हो जाते हैं, 3 एक साइड पे हो जाते हैं, चुप सार लेते हैं, ताकि ये इनको जो अहदे मिले हुए हैं वो डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि उन्हें अपनी शराइत पे काम करना होता है और अपनी डिमांड के मुताबिक ही काम करते हैं। और ये इतने माशाल्लाह समझदार हैं, क्रिकेट शार्ट सोच समझ के खेल लें या ना खेलें, लाइफ अपनी बड़ी समझदारी से गुजारते हैं। कहाँ बोल, कितना बोलना, नहीं बोलना, इग्नोर कर देना, भरपूर जवाब देना, ये इनकी जो है ना
बड़ी तेज होती है। और ये तो आप रोजमर्रा में हम देखते हैं कि वही जब टीम से बाहर होते हैं तो मीडिया के साथ इनका सलूक क्या होता है, खैर ये गलत बात है कि जब हो जाते हैं टीम में तो इनका बिहेव क्या होता है, ये इनको ये नहीं कहा अच्छा जाता चलें, था कि आगे ये चलता हूँ, आगे ये चलता सारी चीजें इनके हूँ। सामने। नसीम शाह की इंजरी की खबर आई लाहौर से। नसीम शाह की इंजरी की इस वक्त आपके पास क्या इत्तला है, क्या होने जा रहा है उसके साथ? लेकिन नसीम शाह को ये तो कंफर्म हो गया कि वो 3 से 4 माह तक बिल्कुल फ्यूचर में नहीं खेलेंगे। और इनकी जो MIR स्कैन रिपोर्ट थी वो दुबई से पहले हुई, उसके बाद उसको भिजवा दिया गया इंग्लैंड में। तो जो इब्तदाई रिपोर्ट आई है उसमें तो ये बात हो गया कि 4 माह तक ये आउट हैं, ये मजीद नहीं खेल सकेंगे। तो उसको मजीद कंफर्म करने के लिए इंग्लैंड भेजा गया उस रिपोर्ट को कि वो जो नए डॉक्टर हैं वो MIR का क्या रिपोर्ट देते हैं। जो वो रिपोर्ट आई उसमें मजीद उनकी इंजरी का रिकवर करने की क्रिकेट बोर्ड कोशिश करेगा, उनका इलाज मुआवजा शुरू होगा। तो उस तनाजर में जो नसीम शाह है, क्योंकि आपको भी इलम है, आपने मैच लाहौर में भी देखा तो ये फील्डिंग करते हुए गिर गए थे, बाद में सहारे के जरिए इनको बाहर ले जाया गया। फिर जो बॉलिंग कोच है उन्होंने इनको ट्रेनिंग करवाई, ठीक 4 से 5 ओवर बाद वापस आ गए। ये बांग्लादेश के खिलाफ मैच था गालबन, तो उस मैच में फिर आके उन्होंने आखिरी स्पेल में 3 विकेटें भी हासिल की। तो ये जरूरत थी उनको आराम की, उसी वक्त इनको इस्तेमाल में लाए कि ताकि ये आउट करें। फिर उसके बाद जब वो श्रीलंका वापस चले गए वहां फिर इनको खिलाया गया, ख्याल नहीं किया गया, केयर नहीं की गई, इंजरी समेत उसको कैरी किया गया कि आपने खेलना है और आपने ही परफॉर्म करना है। तो जब इस तरह के हालात होंगे तो फिर यही कुछ होगा। लेकिन इनके तनाज़ुर में ये फैसला भी हो गया है कि अब इनके मुतबादल के नामों पे भी गौर शुरू हो गया है। उनमें हसन अली और जमान खान के दरमियान टाई है, इन दोनों में से कोई एक वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा बन सकता है। हसन अली तो तकरीबन रहते ही नेशनल क्रिकेट अकेडमी में है। मेरा ख्याल है कि जमान और इसमें काफी जबरदस्त मुकाबला होगा, तो हसन अली को शायद तजर्बे की बुनियाद पर प्रेफरेंस दे दी जाए। मोहम्मद हुसैन का नाम भी जेर हो रहा है, और जो धानी है शाहनवाज धानी, उनका नाम भी जेर हो रहा है। 4 में से किसी एक का नाम निकलेगा कि वर्ल्ड कप में किसको शामिल किया जाएगा। देखिए अगर 4 बॉलर को आप बात कर, 4 बॉलर जो हैं सही है, हसन अली का नाम लिया गया, दानी का है, जमान खान है, हसनैन है, तो बिल्कुल यही 4 नाम हैं। लेकिन मसला सारा ये है कि आसिफ भाई ये लोग काफ़ी अरसे से क्रिकेट से बहुत दूर हैं, इन्होंने कोई इतनी लंबी क्रिकेट खेली नहीं है। और आज जब हमारी हफीज़ से बात हुई तो हफीज़ ने ये भी कहा कि हमने तमाम जो फास्ट बॉलर हैं उनको वर्कलोड दे दिया। कह रहे हैं इतना लोड है इन खिलाड़ियों के ऊपर कि एक तरफ से सीरीज़ ख़त्म होती है तो ये लीग खेलने चले जाते हैं, एक लीग ख़त्म होती है तो दूसरी लीग खेलने चले जाते हैं। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इन पे नहीं सोचा कि आगे एक अपने बड़ा इवेंट खेलने जाना है तो हर लीग की इजाज़त क्यों गई। खिलाड़ी ट्रैवल भी करता है, 10-10 12-12 घंटे ट्रैवल भी कर रहा होता है, वहाँ जाके T10 खेली, फिर T20 लीग्स खेल रहे हैं, तो इससे खिलाड़ियों पे बड़ा फ़र्क पड़ता है। और ये जो 2 से 3 हमारे फास्ट बॉलर हैं, ख़ासतौर पर शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह, ये तो तीनों फॉर्मेट में पाकिस्तान की भी नुमाइंदगी करते हैं। तो मेरे ख्याल में उनका यही कहना था कि थोड़ा सा इन पर वर्क लोड कम होता और तो ये परफॉर्मेंस भी अच्छा कम होता तो वो क्रिकेट कमेटी में कहे ना, ये बात है वो कह रहे हैं। हफीज तो क्रिकेट हफीज ने कमेटी ये कहा कि अगर नहीं सुनी जा रही उनकी तो वो नहीं क्यों बैठे हैं? देखिए ये तो अभी आया है ना, इनको तो आए हुए अभी 10 दिन हुआ, अभी तो ये मसला है ना। वो कह रहे हैं कि ये चीज़ें में मेरा काम है बात बताना, मेरा काम है जो चीज़ें हो रही हैं उसको जो है वहाँ पर डिस्कस करना। कह रहे हैं मैं सेलेक्ट नहीं कर सकता, मैं सिर्फ मशावरत अपना मशवरा दूंगा कि भाई ये चीज़ें हो रही हैं इसको इस तरीके से करें। तो वाकई होना भी ये चाहिए आसिफ भाई। ये बात देखिए ना कि इतना बड़ा इवेंट आप खेलने जा रहे हो और आपके खिलाड़ियों को पता ही नहीं है कि कौन जाएगा टीम के साथ। चले वो तो भी ठीक है। एजाज शेख साहब को जो कमेटी की मीटिंग हो रही है कल, सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग कल हो रही है, इंजमामुल हक ने मीटिंग बुलाई है कल, पहले तो ये बात जी बिल्कुल, इंजमामुल हक ने आज टेलीफोनिक रब्ता हुआ जो मेरी इतलात हैं। तो इससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं ब्रिस्बेन से 2 मीटिंग्स हो चुकी हैं, कल भी और आज भी, और जो बुनियादी वजूहात हैं उनसे सब वो फैक्ट्स एंड फिगर वो हासिल कर लिए गए हैं कि क्यों टीम हारी, क्यों, अगर ऐसा ना होता तो कैसा होता। तो आज मोबाइल के लिए जो मोबाइल पे बाबर आजम से भी रब्ता हो गया और बाबर आजम कल मुलाकात कर रहे हैं। और इस मुलाकात ये NCA नेशनल क्रिकेट अकेडमी में मुलाकात होगी जिसमें ये 4 उसके नाम भी सामने रखे जाएंगे। सबसे पहले तो शिकस्त की वजूहात जानी जाएंगी और जो ड्रेसिंग रूम में जो वाकया पेश है जिसको मुख्तसर तौर पर पेश किया गया, जो भी मंजर पे चीज आई उस बाबत भी पूछा जाएगा। फिर और सिर्फ फखर जमान की परफॉर्मेंस नहीं लिया जाएगा या नसीम शाह की जो फिटनेस है उस पर बात नहीं की जाएगी, इमामुल हक की फिटनेस पर बात की जाएगी कि अब उनकी जो मौजूदा पोजीशन है, सूरत क्या है, क्या वो फिट है या नहीं है। यानी वो जो ढके छुपे सवालात हैं जिनका वो खुलकर इजहार नहीं करता,
या बाबर आजम के साथ, तो उस मुलाकात के दौरान वो सवालात भी उठाए जाएंगे और वो सवालात बाबर आजम से उठाएगा जिस वजह से जो प्लेयर्स में हुई या मैनेजमेंट में उनकी जो चीजें नहीं मानी, तो ये वो हाँ, टीम शिकस्त ये से दो अच्छा चार इन्होंने नुक्ता उठा दे। वो केस भी डिस्कस होगा कि खबरें बाहर क्यों निकल रही हैं। बिल्कुल। अब कौन निकाल रहा है ये खबरें देखिए बाहर? आज की बात नहीं है, ये पिछली मतलब आपको याद है कि एक जब वर्ल्ड कप के दौरान बहुत सारी खबरें बाहर आई थी और खिलाड़ी, देखिए खिलाड़ी ही होते हैं और कौन होता है, मैं ये आपको तो नहीं पता कि खिलाड़ी ही होते हैं या कोई ऐसा कोई 2000 होता है जिसको पता होता है, उसने बस एक हाँ या ये चीज़ हुई थी, हाँ बस हाँ का जवाब होता है और फिर हमने वो चीज़ें जो है वो आगे वो हमने करा। चले एक बढ़ा ब्रेक देनी लेता है, हूँ, ब्रेक तो लेता ये हूँ। चीज़ें ब्रेक के होती हैं। बाद हम तफसील से इस मौजू पर और बाकी जो मौजूआत हैं आज पाकिस्तान क्रिकेट को दरपेश जो मसाइल हैं उस पर मज़ीद बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। खुश आमदेद एक मरतबा फिर बेल्स ऑफ आप देख रहे हैं और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की एशिया कप में कारकर्दगी पर। उसके अलावा कराची में जैसे मैंने कहा था कि एक और इवेंट भी आज कराची में हुआ। राशिद लतीफ़ जो पाकिस्तान के साबिक़ कप्तान हैं, उन्होंने एक मेडिकल सेंटर है यूएसए में, उसके साथ एक उनकी अंडरस्टैंडिंग हुई और उस मेडिकल सेंटर ने राशिद लतीफ़ क्रिकेट एकेडमी के 60 बच्चों को, 60 बॉयज़ ऑफ राशिद लतीफ़ क्रिकेट एकेडमी वर गिवन द किट बैग्स, कंप्लीट किट बैग्स क्रिकेट के थे। और उसकी जो मेहमान खुसूसी थी वो मिस मारिया थी, एना मारिया, जो यूएस कौंसल जनरल की कौंसलेट में काम करती हैं, यूएस कौंसलेट में काम करती हैं, पब्लिक डिप्लोमेसी ऑफिसर हैं, वो थी। उसके अलावा यूएसए की जो टीम यहाँ पर आई हुई है, ओवर 40 की जो टीम आई हुई है, ओवर 40 का जो वर्ल्ड इवेंट हो रहा है उसमें शिरकत के लिए उसके कप्तान थे मोहम्मद फ़ारूक, वो भी शामिल थे। उसके अलावा जानिसार खान जो पाकिस्तान के साबिक अंडर 19 प्लेयर हैं, उसके अलावा अंडर 16 वर्ल्ड कप भी खेला है उन्होंने, वो भी थे। और भी बहुत सारे लोग थे। लेकिन राशिद लतीफ़ क्रिकेट एकेडमी और जो वहाँ का एक मेडिकल सेंटर है जो कि इस टीम का स्पॉन्सर भी है, उसने ये इनिशिएटिव लिया कि 60 बच्चों को किट बैग्स दिए गए। तो ये अच्छी एक तकरीब हुई, अच्छा एक इवेंट हुआ जिसको हाईलाइट करना भी ज़रूरी है। तो बदी जमा ये वाले इवेंट पे ये भी अच्छा इवेंट हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए राशिद भाई जो है अक्सर जो है इस तरह जैसे उनकी एकेडमियाँ आपको देखेंगे, गुलबर्ग में एकेडमी थी, फिर एक न्यू कराची में थी, फिर कुरंगी में एकेडमी थी, तो वहाँ भी हम जाते रहते थे। तो बड़ा क्रिकेट जब कराची में होते थे तो क्रिकेट को काफ़ी वो प्रमोट किया करते थे, बहुत सारे उनके खिलाड़ियों के साथ। यहाँ काफ़ी लड़के उनके हाथ से सीखे हुए हैं। अगर बड़े बड़े आप नाम लें, खुरम मंजूर को ले लें, खालिद लतीफ़ को ले लें, दूसरे जो कितने खिलाड़ी है, हैं, दानिश समी कनेरिया, हैं, सारे ये सऊद वगैरह सब इनके दानिश साथ खेला कनेरिया, करते सऊद। दानिश। तो एक वो अच्छा काम कर रहे थे और अब जो करने जा रहे हैं बहुत अच्छा काम है कि अपनी अकेडमी के जो लड़के हैं उनको उन्होंने उनके साथ जो है वो जोड़ा, ये अच्छी बात है। और इससे खिलाड़ियों में जब आप किसी को गिफ्ट देते हैं या कुछ ही चीज़ देते हैं, यार मुझे राशिद लतीफ़ एकेडमी की तरफ से मिली है या मुझे यूएड कौंसलेट ने दी है, तो एक बड़ा मोराल उनका बुलंद होता है। तो मेरे ख्याल में अच्छा इवेंट हुआ है और ऐसे इवेंट से ही खिलाड़ियों के जो है मोराल बुलंद अच्छी बात है, अच्छी बात है। एजाज शेख साहब, वो आप मीटिंग के बारे में आपने तफसील से बता दिया, नसीम शाह के हवाले से आपने बता दिया। और क्रिकेट बोर्ड में क्या चल रहा है? ज़का अशरफ साहब अभी तक श्रीलंका में है या वापस आ गए? देखिए विकास, चूंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड होस्ट है एशिया कप का, तो फाइनल विकास शरफ यानी मंडे की शाम तक या मंडे को किसी भी टाइम पहुंचेंगे लाहौर में। उसके बाद ट्यूसडे को इस बात का कभी इम्कान है कि हाई प्रोफाइल मीटिंग जो कॉल की गई है उसका इजलास होगा। और उसी हवाले से जो इसके अलावा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जो ताहाल पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने साइन नहीं किए, उसकी बुनियादी वजह सिर्फ ये है कि हम अभी भी वगैरह में चाह रहे हैं, इस बात पे दुख का इजहार कर रहे हैं कि बॉलर्स का वर्कलोड बहुत है, बैट्समैनों पे वर्कलोड बहुत है। तो ये वर्कलोड क्रिकेट बोर्ड कम करना चाहता है, लेकिन इसके मुआवजे के तौर पर जो क्रिकेटर्स हैं वो कहते हैं कि जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है उसमें मुआवजा मजीद बढ़ाया जाए। अगर लीग सिर्फ एक ही खेली है पीएसएल के अलावा पूरे वर्ल्ड में, तो उनके एजेंटों का कहना है फिर आप मुआवजा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में बढ़ाएं ताकि क्रिकेटर्स को दो लीग तक मौजूद न रहना पड़े जैसा, बल्कि दुनिया की दीगर लीग में भी जाना पड़ेगा। उनकी भी उनका हक है कि वो पैसे कमाएं अगर नेशनल ड्यूटी नहीं है। ये सबसे बड़ा अहम बर्निंग इशू है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में और जो कौमी क्रिकेट है उनके दरमियान उसके हवाले से भी अहम फैसला सामने आएगा। बड़ी तफसील से उन्होंने लिखा है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स में जो जो रखने हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और लड़कों के दरमियान वो काफ़ी बढ़ गए हैं अब।
बिल्कुल, हम काफ़ी दिनों से आसिफ भाई हम बात कर ही तो रहे हैं, हम तो इसी की पे बात कर रहे हैं कि खिलाड़ी और इनके दरमियान जो है ना बातचीत मुकम्मल ही नहीं हो रही, क्योंकि खिलाड़ी जो शर्तें ये रख रहे हैं खिलाड़ी नहीं मान रहे, और जो खिलाड़ी शर्तें रख रहे हैं ये नहीं मान। खिलाड़ियों ने पहले आपको याद होगा ये कहा था कि इनामी जो रकम होती है उसमें से भी हमें हिस्सा दिया जाए, फिर कमर्शियल के हम हिस्से दें, फिर आपको याद होगा जब उनको सोशल मीडिया पे उनकी ट्वीट्स वगैरह या उनकी वीडियो डाली जाती है तो वो कहते हैं कि उसमें जो अर्निंग होती है वो भी हमें दी जाए। तो अब मसला ये कि जब आप खिलाड़ियों को अब कह रहे हैं ना जी कि पाकिस्तान टीम की नेशनल ड्यूटी ना हो तो हमें लीग खेलने की इजाज़त दी जाए, मुझे ये बताएं इस लीग का किया धरा है, इन लीग्स में जाने का किया धरा है कि आज आपकी परफॉर्मेंस कहाँ पर है, और आज पाकिस्तान टीम जो है एशिया कप में जो इसको शिकस्त हुई है। अब हम अगर बात करते थे पड़ोसी मुल्क भारत की, तो वो किसी खिलाड़ी को अपनी लीग से इजाज़त नहीं पैसे देता। बहुत देते हैं पैसे भाई। बहुत देते हैं, इसी वजह से मैं कह रहा हूँ ना 7.5 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है विराट कॉन्ट्रैक्ट कोहली का। यही है, मैं वो इस इजाज़त नहीं देते क्योंकि उन्होंने पैसे दे रहे हैं, फिर आईपीएल में इतने पैसे देते हैं कि खिलाड़ी को ज़रूरत ही नहीं होती कहीं जाने की। तो अगर आप ऐसा खिलाड़ी के साथ कर सकते हैं फिर तो ठीक है, लेकिन हर खिलाड़ी अब जो है वो मॉडर्न क्रिकेट है, खिलाड़ी मॉडर्न हो गए, तो हर खिलाड़ी ये चाहता है कि अगर मैं करोड़ कमा रहा हूँ तो मैं 5 करोड़ कमाऊँ, 5 करोड़ कमा रहा हूँ तो मैं 10 करोड़ कमाऊँ। हर तो खिलाड़ी इसको आप क्या, कैसे- हर आदमी ये हर चाहता है, आदमी खिलाड़ी चाहता है, क्या। खिलाड़ी हो आदमी हो कोई भी हो, यानी वो तो एक ऐसी जगह पे है ना आसिफ भाई कि वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ हैं। तो पाकिस्तान टीम के साथ जब आप होते हैं तो आपको एक तो दौलत तो मिलती ही मिलती है, शोहरत भी मिलती है, और परफॉर्म करते हैं तो आपको हीरो भी आप बन जाते हैं। तो मेरे ख्याल में इस तरह की जो अगर आप लीग्स पे पाबंदियाँ लगाएंगे तो फिर खिलाड़ियों की आपको माननी पड़ेगी। क्या खिलाड़ियों की बिल्कुल माननी पड़ेगी। अब जरा आ जाए श्रीलंका और भारत के मैच भी तो करना है ना यार, फाइनल मैच है, पाकिस्तान नहीं है तो क्या हुआ है, तो फाइनल एशिया कप का। आपको एजाज भाई, श्रीलंका की टीम मुझे तो लग रही है मजबूत, मुझे लगता है श्रीलंका का स्पिन डिपार्टमेंट वाला लीगा है, उनके अलावा और भी स्पिनर उनके हैं, बड़ा अच्छा मुकाबला होगा। मुझे लगता है श्रीलंका को अपर हैंड हासिल है बॉलिंग में खास तौर से। देखिए अगर दोनों टीमों का मुआवजा किया जाए तो आप सिर्फ प्लेयर्स कर रहे हैं, मुआवजा कर रहे हैं। मैं दरमियान में जेशा और मैनेजमेंट का जो जो तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं हल से, मैं उनको भी साथ इंक्लूड कर रहा हूँ। मेरे लिहाज से जो टीम है ना वो इंडियन टीम फेवरेट है, भले उनके पास प्लेयर भी बहुत अच्छे हैं, रोहित शर्मा है, गिल है, क्या राहुल है, कोहली है, बुमराह, पांड्या, कुलदीप, एक लंबी फहरिस्त है। और इसके अलावा ये अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं, बड़ी टीमों के खिलाफ भी जो दरमियानी टीमें हैं उनके वो भी बासानी आ रहे हैं, वो कि बांग्लादेश के खिलाफ शिकस्त का सामना करना पड़ा। दूसरी तरफ देखें तो विलागे है, सालांका है, थिक्सना है, नासांका है, कुशाल मेंडर है, करुणा रत्ने है, समारा विक्रमा है। इसके बावजूद उनको होम ग्राउंड क्राउड का और कंडीशन का भी फायदा है। इसके मेरे ख्याल से मैच अच्छा होगा, और मैच में जो ज्यादा चांसेस हैं जीत के वो इंडियन टीम के होंगे। इंडियन टीम एक रिदम में है, मोमेंटम में है, तो उसको पता है कि कहां पर क्या खेलना है। जो कल वाली जो पोजीशन हुई है गुज़िश्ता रोज, वो सिर्फ ये कि उन्होंने नए लड़के भी आजमाए और उसमें उन्होंने जिनको ग्रूम करना चाहा है, फ्यूचर में टीम का हिस्सा बनाना चाहा है, उनको भी चेक किया है। उस वजह से वो टीम हारी है। कल वो एक नए रूप में सामने आएगी। लेकिन क्रिकेट है, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, जिसके बारे में हम पेशवी कर सकते हैं, प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि ये जीतेगी, वो नहीं हार भी प्रिडिक्शन सकती नहीं, है। प्रिडिक्शन लेकिन देखने में प्रिडिक्शन नहीं, जो आपका टीम है तजिया चाह रहा था, मैंने भी अपना हिसाब किताब जो मुझे लगता है वो बताया। आपके ख्याल में श्रीलंका या भारत, किसके चांस आपको कल के मैच में ऐसा लगता है आपको कि वो बेहतर खेलेगी? देखिए अगर होम ग्राउंड की बात करते हैं तो फिर तो श्रीलंका की टीम ऑन पेपर हमें थोड़ी सी तगड़ी नज़र आती है, लेकिन सबसे जो ज़्यादा यहाँ पर जो बात हो रही है वो टॉस की हो रही है। देखिए जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले बैटिंग करेगी, क्योंकि कल भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ बैटिंग करके देख लिया कि उनको कितनी प्रॉब्लम जो है वो लाइट्स के अंडर खेलने में हो रही है। तो मेरे ख्याल में जो टीम टॉस जीतेगी वही जो है वो पहले बैटिंग करेगी। अगर उसने 260 या 65 रन कर लिए तो मेरे ख्याल में दूसरी टीम के लिए बनाना इतना आसान नहीं होगा। कल भी आप देखें 265 रन बांग्लादेश ने किए थे और भारत के बल्लेबाज जो हैं वो काफ़ी फंसे रहे, फिर भी वो 6 रन से मैच हार गए। लेकिन कल उनकी टीम थोड़ी सी मुख्तलिफ होगी, विराट कोहली आ जाएंगे, फिर उसके अलावा पांड्या आ जाएंगे, फिर कुलदीप यादव आ जाएंगे, बुमराह आ जाएंगे। उसके बाद इनके पास अगर आप स्पिन की बात करें ठीक है, उनके पास जो है वो विरल आइगे हैं, उसके अलावा उनके पास दनेंजा डिसल्वा हैं, फिर असलंका हैं, ये उनके पास 3 स्पेयर हैं। जो अशांका जो पहले ओवर में दूसरे ओवर में आ जाते हैं वो हैं। 3 से 4 स्पिनर श्रीलंका के पास भी हैं, लेकिन
इंडिया की अगर आप बात करें, इनके पास भी 2 से 3 स्पिनर जो हैं वो हैं। एक तो कुलदीप यादव वापस आया क्योंकि अक्षर पटेल मेरे ख्याल में नहीं खेलेगा, उसकी जो इंजरी है, तो उसके साथ जडेजा होगा। और फिर इनका जो पेस अटैक है, आप पांड्या को ले लें, बुमराह को ले लें, सिराज को ले लें, तो इनका पेस अटैक भी अच्छा है। तो मेरे ख्याल में इंडिया की टीम फेवरेट तो लगती है, लेकिन टॉस इसमें बड़ा अहम किरदार अदा करेगा। बड़ी अच्छी बात की बदी ने, टॉस बड़ा अहमियत का हामिल होगा, क्योंकि टॉस के हवाले से पाकिस्तान ने जो मैच हारा उस पर कहा जा रहा है कि टॉस पे बाबर ने जीतने के बाद बॉलिंग कर ली तो फैसला ठीक नहीं था। और वो बात मैंने राशिद लतीफ़ साहब की सुनी, वो कह रहे थे लाइटिंग ज़रा सी थोड़ी सी कमज़ोर है वहाँ पर। बिल्कुल ऐसे ही 100% नहीं है लाइटिंग, तो उसकी वजह से लाइट में बैटिंग करना मुश्किल वो होता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, कल जब टॉस जीता था अपना रोहित शर्मा, तो उसने वो तो उसने तो बता बता दिया था कि मैं अंडर लाइट्स खेल के देखना चाहता हूँ कि लाइट्स में क्या कुछ है, तो वो उसको नज़र आ गया होगा। यकीनी तौर पर वो टॉस जीतेगा तो पहले बैटिंग में जाएगा। बिल्कुल बैटिंग। आपके ख्याल में भी एजाज भाई टॉस जीत कर बैटिंग करना बेहतर रहेगा कल, अगर फाइनल में जो भी टीम टॉस जीतती है उसको? अच्छा भाई, टॉस मेरे ख्याल से महज एक रस्मी चीज होती है। किसी 50 मैचेस के बाद, 20 मैचेस के बाद टॉस का कोई वजह से वो कोई टीम फायदा उठा ले तो उठा ले, वरना ऐसा था। अब आपने ये पूरे मैचेस देखे हैं, बाद में जो टॉस जीतता है वो कहता है मैंने बैटिंग करनी है या मैं बॉलिंग करनी है। जब हारने वाले से पूछते हैं तो वो खुद कहता है कि चूंकि इन्होंने दावत दी, वो कहता है अगर हम टॉस जीत भी जाते तो हमने पहले बैटिंग ही करनी थी। ये भी चीजें आ रही हैं। तो टॉस इतना मैटर नहीं करता। जहां वेदर अगर खराबी हो, प्लानिंग कुछ और की हो, तो फिर टॉस जरूर रोल प्ले करता है। और ये भी एक मुर्गे वाला हिसाब है कि मुर्गे को जितना मर्जी कराओ, अगर वो लड़े ही ना तो उसका फायदा क्या? टॉस भले जीतो भले हारो, कंडीशन जैसी भी हो, खेलना तो खिलाड़ियों ने मैदान में। ऐसी बात कर दी, ऐसी बात कर दी इजाज़ भाई आपने कि मैं गौर उससे देख, वो मुर्गे की लड़ाई कह रहे हैं, मुर्गे की लड़ाई, मुर्गे की लड़ाई। वो जब लड़ते हैं तो अपने एक दूसरे को लहू लुहान कर देते हैं, वो वाली कहानी है। अच्छा। देखिए यहाँ पर मसला ये है ना आसिफ भाई, देखिए टॉस का किरदार कहाँ बन जाता है, जहाँ पिच का जो अंदाज थोड़ा मुख्तलिफ होता है, वहाँ की कंडीशन दिन में मैच आधा दिन में होगा, आधा रात में होगा, ये कंडीशन। और दूसरा जो है, हम कैसे कह सकते हैं कि कल बारिश नहीं होगी? तो वहाँ का मौसम है, कोलंबो में हर आधे घंटे बाद मौसम चेंज भी होता है। तो वहाँ अगर बारिश हो जाती है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है, तो फिर भी तो प्रॉब्लम है। तो पहले बैटिंग करने वाले को ये फायदा है। अब देखें जब मैच रुका था, पाकिस्तान ने 127 रन किए थे, तो एकदम जो सिस्टम हमने चेक किया जाकर, तो उसमें यह था कि अगर बैटिंग करता श्रीलंका तो उसको उन्हीं ओवरों में 158 रन बनाने थे। तो आप देखें ना कि 27 ओवर में पाकिस्तान ने 127 बनाए, लेकिन अगर वो श्रीलंका बैटिंग करता तो उसको 158, यानी कि एकदम से आप देखेंगे कम से कम 20 से 22 रन का फ़र्क आ गया। तो ये फ़र्क भी बड़ा नोट करना पड़ता है जो है, जब आप ऐसी कंडीशन में जो है टॉस जीत कर अगर बैटिंग या बॉलिंग करते हैं। अच्छा, दो खबरें और भी है दूसरे स्पोर्ट्स से। एक तो CNS गोल्फ का मैंने बताया, उसका नतीजा मैं जान लूँगा। उसके अलावा बीच गेम्स में वर्ल्ड बीच चैम्पियनशिप में इनाम भट्ट आउट हो गए पहले राउंड के बाद। इनाम भट्ट बड़े नामवर रेसलर हैं पाकिस्तान के। उसके अलावा पाकिस्तान की विमेन टीम सऊदी अरब रवाना हो गई, वहाँ पर 6 मुल्क की टूर्नामेंट खेलेगी। 21 सितंबर को मलेशिया से पहला मुकाबला है पाकिस्तान की फुटबॉल टीम का। फुटबॉल टीम बड़ा तबातुर से खेल रही है, ख़ास तौर से विमेन टीम। ये जब से फुटबॉल की ये वाली कमेटी आई है, इससे बहुत ज़्यादा काम किया, मुझे ऐसा लगता है। अब बिल्कुल आसिफ, आपने सही कहा। भी कराची में कि फुटबॉल का इवेंट हुआ था जिसमें काफ़ी लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया। फिर इनके कैंप तो वार्ता से मैं देख रहा हूँ कि लाहौर में भी लगा है कैंप, एक इस्लामाबाद में भी कैंप लगा था, वहाँ पर भी इनने काफ़ी जो है वो ट्रेनिंग वगैरह की है। तो अच्छी बात है कि विमेंस को जो है सवाई क्रिकेट में नहीं, फुटबॉल में भी चांस मिल रहा है। फिर हॉकी में भी अब जो है जो रियान टीम आपको मालूम है KHA की बनी थी, वहाँ पर एक डिपार्टमेंट ने उनको जो है ख़ास तौर पर पैसे भी देने का कहा था। हर माह उनको पैसे भी मिलते हैं। तो देखिए इस तरीके से जब कोई इदारे आते हैं और इस तरह की प्रमोट करते हैं, तो फिर विमेंस खिलाड़ियों का भी जो है वो इस तरफ रुझान होता है, वो परफॉर्म करती हैं। और एजाज भाई, लाहौर में क्रिकेट के अलावा कोई इवेंट हो रहा है विमेन का या बॉयज़ का? लेकिन ये जो फुटबॉल टीम का कैंप है ये लाहौर में लगा हुआ था, और लाहौर से ये रवाना हुए हैं मलेशिया के लिए। जी। तो सऊदीया के लिए ट्रेनिंग भी कर रहे थे। सऊदीया के लिए। जी। तो एक मैं क्रिकेट पे बात करना चाहता हूँ, अगर ये आपकी परमिशन हो तो। जी फरमाइए। हाँ जी, वो ये है कि जो लाइट की बात कर रहे थे ना बदी भाई, तो मैं ये कह रहा था कि जो बड़ी टीमें होती है ना, वो जब इंडिया इतने दिनों से मौजूद है श्रीलंका में, तो वो क्लाइंटाइज होती है, तो लाइट्स में ये प्रैक्टिस भी करते हैं। इन्होंने खुद देखा होगा कि वो डे टाइम में भी आगे 1-2 दिन प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा, वो क्रिकेट की बात कर रहे हैं आप? ओके। जी, मैं क्रिकेट की बात कर रहा हूँ। तो उन पर कुछ फर्क नहीं पड़ता लाइट। चले ठीक है, वो आगे बढ़ गई बात।
बात पीछे रह गई, अब आगे चलें। ये फुटबॉल का बताएं। फुटबॉल में ये है कि जा रहे हैं, एक लड़की जब सऊदी अरब में पहले एक इवेंट हुआ था 4 मुल्की, उसमें नाम ही जेहन में आ रहा है, उन्होंने बड़ा अच्छा गोल दिया था उनको, फिर सऊदी अरब में ही। जी, तो अब फुटबॉल के अलावा खवातीन के मेंस के कोई मुकाबले लाहौर में हो रहे हैं? लाहौर में ना वो साइकिलिंग हो रही है, इसके अलावा स्विमिंग हो रही है, लेकिन वो कॉलेज के जो स्कूल एज के स्टूडेंट हैं उस लेवल पे हो रहे हैं मुकाबले। चले, होते रहने अच्छा, चाहिए मुकाबले, होते रहने चाहिए। एक ताज़ा तीन अपडेट है जी कि पाकिस्तान जो ओवर 40 जो वर्ल्ड कप हो रहा है उसमें जो है पाकिस्तान टीम का ऐलान हुआ है। पहले ही हो चुका था, लेकिन कप्तान जो है वो मिसबा अलग हुए, तो मिसबा अलग को उन्होंने कप्तान बनाया। तो क्रिकेट कमेटी छोड़ देंगे? तो अब देखिए 19 तारीख को मैच भी है। नहीं, क्रिकेट कमेटी छोड़ेंगे अब। वो तो एजाजी कर रहे हैं, वो बोलते हैं भाई मैं एजाजी क्यों करते हैं यार, पैसे देने चाहिए, प्रोफेशनल है। अब उन्होंने कह दिया कि मैं एजाजी कर रहा हूँ, मैं और आप जबरदस्ती उनको थोड़ी कह सकते हैं कि आप पैसे लें। कहने का एक बंदा खुद ही राजी है कि मैं पैसे नहीं ले रहा, मैं कर रहा हूं। देखो, पैसे ना लेने से पाबंद हो जाते हैं, पैसे लेने से पाबंद हो जाते हैं आप। बिल्कुल, पैसे लेने से आप पाबंद हो जाते हैं, दीगर काम नहीं कर सकते। तो ये है कि समझे। बहरहाल आपको बहुत बहुत मुबारक हो बदी। वो कैसे, एक ब्रेक के बाद बताऊंगा। टेक अ ब्रेक। बेल्स ऑफ आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके सामने ये प्रोग्राम लेकर आते हुए तकरीबन अब तो काफ़ी वक्त हो गया है। मेरे ख्याल से अगर मैं गिनने बैठ जाऊं तो आज की तारीख में 2 दिन और शामिल कर लें आप, तो 18 रोज़ हो गए हम आपके सामने आ रहे हैं और मुसलसल अभी हमें आना भी है। बदियुज़्ज़मा साहब, आप टीम का ऐलान कर रहे थे वेटरन्स की, जो पाकिस्तान की टीम का ऐलान 2 से 3 दिन पहले हो गया था, लेकिन उन्होंने कप्तान का नाम का ऐलान नहीं किया था। शाहिद अफरीदी इसमें हैं, उसके अलावा मोहम्मद समी हैं, हसन रज़ा हैं, अब्दुल कादिर हैं और बहुत सारे ऐसे नाम हैं बिल्कुल जो ओवर 40 हो चुके हैं। अच्छा। फिर इन खिलाड़ियों को इन्होंने शामिल किया है। तो पाकिस्तान टीम, अच्छा एक और चीज़ है कि 3 वेन्यू पे ये मैच हो रहे हैं। पहले हमें पता चला कि एक तो नेशनल स्टेडियम में मैच हो रहे हैं, एक नेशनल बैंक में मैच हो रहे हैं और एक मोइन खान एकेडमी में, 3 जगह ये मैच हो रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान का कोई भी मैच उन 2 ग्राउंड में नहीं है। पाकिस्तान के जो सारे मैचेस हैं वो नेशनल साउथ एंड पे भी है मैच, कनाडा का साउथ एंड पे भी मैच है। वही कनाडा के मैनेजर से आगे मिला था, तो कहा जा रहा था कि जो नया नाजमाबाद की तरफ वहाँ नहीं जा रहे, तो इस तरफ है। चलें, ठीक है। तो मुबारकबाद दे रहे थे आप मुझे, पता नहीं किस चीज़। हाँ, मुबारकबाद इसलिए कह रहा था कि राणा टुंगा ने भी वही बात की। राणा टुंगा, द ग्रेट राणा टुंगा, श्रीलंका के साबिक कप्तान, उन्होंने भी वही बात की जो आप यहाँ कर रहे थे इससे पहले। उन्होंने कहा कि भाई ये रिजर्व डे का चक्कर क्या है, एशिया कप एक टीम का एशिया कप नहीं है, पूरे सब लोगों का एशिया कप है और टूर्नामेंट के रूल्स को बैंड किया गया सिर्फ एक शख्स की ज़िद है। उन्होंने जय शाह का नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा ये ज़िद है और ऐसे नहीं चलेगा। तो आसिफ भाई, राणा टुंगा को अब ख्याल है जब उनकी टीम फाइनल में पहुंच चुकी है। ये चीज़ें हम बहुत पहले से बात कर रहे हैं कि रिजर्व डे जो है सिर्फ पाकिस्तान भारत के लिए नहीं होना चाहिए, दूसरी टीमों के लिए भी होना चाहिए। आखिर वो भी एशिया कप का हिस्सा हैं। अगर मैं कहूँ कि कल मैच है और बारिश है और पाकिस्तान और भारत का मैच है और बारिश है, हम अगर कल बारिश ना हुई तो परसों खेल लेंगे और उसी के बाद श्रीलंका का और बांग्लादेश का मैच है और हम कहेंगे उसमें रिजर्व डे नहीं है, उनका मैच नहीं होता, तो फिर कौन जिम्मेदार है? ये 100% जो है वो इजारादारी जो है ना सिर्फ एशियन क्रिकेट काउंसिल पर, बीसीसीआई पर और आईसीसी पर टोटल जो है भारत की है। और जय शाह तो किसी की बात मानते ही नहीं है, वो कहते हैं जो मैंने कह दिया वो सही है। और आज उनके एक वजीर खेल का मैं बयान पढ़ा था, उन्होंने ख़ास तौर पर मना कर दिया है कि सवाल ही पैदा नहीं हो सकता कि हम पाकिस्तान से जो है बाहमी सीरीज़ खेलें। अब ये देखें, तो वजीर खेल कह रहे हैं ना, उनके वजीर खेल उनका भी अलग से कह रहा है, वजीर आजम तो नहीं कहते। वजीर खेल देखें, वजीर ये जो मशवरे देते हैं ना, ये जाके वजीर आजम को मशवरे कौन देता है? ये लोग तो देते हैं। और दूसरा जो है, जब आप 4 बातें होंगी उनको जाके 6 बताएंगे तो वो क्या होगा? यही होगा कि सुनवाई तो है नहीं, तो वहाँ उन्हीं की बोर्ड की मानी जाती है। और दूसरा ये है कि इनको ये चाहिए कि अब जो अगर श्रीलंका को एतराज़ है, बांग्लादेश को एतराज़ है या दूसरी टीमों को एतराज़ है रिजर्व डे पे, तो ज़रूर जो है इसको एसीसी के इजलास में उठाएं और कहें कि भाई ये आपने क्यों किया और हमारे साथ ज़्यादती क्यों की। अगर आपने पूछना नहीं था, अब बताएं किसी से पूछते हैं, वही आप वाली बात है कि 4 लाइनें जो इनको लिख के दी, 4 लाइनें वही वाली 4 लाइनें जो है वो श्रीलंका को दे दी, जो उन्होंने पढ़ दी उन्होंने पढ़ दी। ना उनके कोचेज़ को पता, ना उनके स्टाफ को पता, ना उनके जो है मैनेजर को पता कि ये हो क्या रहा है। एशिया कप, एशियन क्रिकेट काउंसिल का मुस्तकबिल आपको कैसा लगता है एजाज साहब? ये 80s के मिड में शुरू की थी आरिफ अली खान अब्बासी और जगमोहन डालमिया ने, तो इसका मुस्तकबिल आपको कैसा लग रहा है?
देखिए आसफ भाई, ये तो बिल्कुल तय है कि पहले तो एक ये बात है कि अनुराग ठाकुर जो है उनके सूबाई जो खेल हैं उनका ये बयान काबिल पकड़ है, उसका नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि अभी वर्ल्ड कप आ रहा है तो पाकिस्तान टीम में शिरकत भी करना, तो इतना बड़ा बयान देना और पाकिस्तान का फिर शिरकत करना एक सवालिया निशाना लम्हा फिक्री है कि भारत को खुद नोटिस लेना चाहिए इस बयान का। एक तो ये है कि दूसरी फॉल्स ऑपरेशन का भी एक खबर चल रही है कि वो पाकिस्तान पे कोई इल्जाम लगाने के ऑप्शन में है इंडियन गवर्नमेंट। तो जहां तक ये शायद तल्लुक है तो वो तो पहले से मनमानियां कर रहा है। जो अगर यही सिलसिला रहा, सिर्फ अगर यही सिलसिला रहा तो मेरा नहीं ख्याल कि ये जो एशियन क्रिकेट काउंसिल है वो कामयाब थे अपना जीना तय कर सके, आगे बढ़ सके और क्रिकेट के फरोग में सही हकीकी जो है ना इकदाम। फिर यही होगा कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिस तरह इस एशिया कप में हुआ है। तो ये इसका मुस्तकबिल कोई ज्यादा बेहतर नजर नहीं आ रहा, क्योंकि ये एशियन क्रिकेट काउंसिल नहीं है, ये सिर्फ इंडियन क्रिकेट काउंसिल नजर आ रही है और जो चाह रही है वो कर रही है और हम लोग लकीर के फकीर हैं, बिल्कुल गुलाम बने बैठे हैं कि ठीक है हम जरूर शिरकत करेंगे। जबकि होस्ट हम थे तो हम हमारे साथ जो जिस तरह आप पहले कह रहे थे, बड़ा अच्छा उस दिन आपने क्वेश्चन उठाया था कि हाइब्रिड फार्मूला के तहत बहुत बड़ा पाकिस्तान को नुकसान हुआ है, इतना प्लेयर्स थकावट का शिकार हुए हैं और शिकस्त की बड़ी वजह ये भी है। तमाम एंकर्स हमारे प्रोग्राम के बाद सारे उस पर डिस्कशन कर रहे हैं कि हाइब्रिड फार्मूला जिसपे ये क्रेडिट ले रहे थे, सर पर ताज सजा रहे थे, वही पाकिस्तान के लिए शिकस्त की एक बड़ी वजह भी बना हुआ है। तो इसका मुस्तकबिल तरीक नजर आ रहा है। अगर यही रहा तमाम बोर्ड को एक्शन लेना चाहिए, सामने खड़ा होना चाहिए, दबे लफ्जों में या बुलंद बांग सामने खड़ा होना चाहिए, ठीक है, ठीक बचत होगी, अदरवाइज ये नहीं होगा। ठीक है, इन्होंने बात की कि पिछली जो दौर था पीसीबी का वो जिम्मेदार है इसका, क्योंकि हाइब्रिड मॉडल उन्होंने पिछले दौर के सिर्फ एक ही साहब बोल रहे हैं, बाकी सब खामोश। शकील शेख साहब बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हुए वो। शकील शेख साहब क्या चाह रहे हैं? असल में होता ये आसिफ भाई कि अब हो सकता है कि नजम सेठी साहब बात खुद ना कर रहे हो और नजम सेठी ने उनसे कहा हो कि भाई आप ये बातें करें। तो देखिए कोई भी जब एक उनको मालूम है कि नजम सेठी आ गए तो दोबारा मैंने वहीं पे आना है, तो बहुत सारे लोगों के जो फ्रंट मैन होते हैं ना, वो फ्रंट मैन उन्होंने रखे होते हैं। लेकिन तो बड़ा काबिल फ्रंट मैन है वो काबिल फ्रंट मैन है। और जीत सकते देखिए ना जैसे जब जिस दिन नजम सेठी को हटाया गया, जका अशरफ को लाया गया, उसके अगले दिन से उनके बयान आने शुरू हो गए। अब मसला ये है कि आप इस वक्त जो हैं अपनी कुर्सी के चक्करों में पड़े हैं। इस वक्त कुर्सी का चक्कर नहीं होना चाहिए। ख़ास तौर पर इस वक्त पाकिस्तान टीम को वर्ल्ड कप खेलने जाना है। मेरे ख्याल में तमाम इख्तलाफात आप जब टीम वापस आ जाए, जीत के, अल्लाह करे जीत के वापस आए, उसके बाद जो भी आपने करना है कर लें। लेकिन पहले से ही आप इस तरह की बातें करते हैं, इससे टीम पे तो असर पड़ता ही पड़ता है। फिर बोर्ड में आपका बोर्ड है कहाँ? मुझे बताएं, आपका बोर्ड तो अभी मुझे तो कहीं नज़र ही नहीं आ रहा। ज़का अशरफ के चेयरमैन है, नहीं है, तो आपका बोर्ड ही नहीं है भाई। आप तो वही काम कर रहे हैं कि इस वक्त अबूरी तौर पर जो है वो क्रिकेट बोर्ड को चलाया जा रहा है। उनको भी खुद नहीं पता ज़का अशरफ आज हैं तो कल नहीं है, कल हैं तो परसों नहीं है। ये तो बस जब तक वो ऊपर से ऐलान नहीं होता ये वैसे ही बैठे हुए। तो मेरे ख्याल में ऐसा ना करें। पिछले 10 महीने से बोर्ड आपका एडॉक पे है। एडॉक वही दिसंबर में लगी थी, 22 दिसंबर या 23 वही तो मैं कह रहा हूँ ना, 4 महीने उन्होंने चलाया, 5 महीने 4-5 महीने ये आ जाएंगे। तो भाई आपको क्या तकलीफ है? आप करें ना, जाके इलेक्शन कराएं, जाके जो है वो मुंतखब हो जाएं, चेयरमैन बन जाएं, उसके बाद जो भी फैसला कर रहे हैं आप करें, फिर कोई आपको वो नहीं करेगा। आप अभी चेयरमैन बने नहीं हैं, फलाने को ये कर दो, फलाने को ये कर दो, फलाने को ये कर दो, ऐसा नहीं होता। इस तरीके से चीज़ें चलानी पड़ती हैं। हम तो यहाँ बात कर रहे हैं, लेकिन दीगर जगह पे हमारे बोर्ड का मजाक उड़ाया जाता है कि यार कैसे बोर्ड ये चला रहे हैं। दीगर बोर्ड भी तो, कभी आपने ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड की बात सुनी, इंग्लैंड की सुनी, किसी भी बड़े बोर्ड की बात सुनी कि वो क्या कर रहे हैं? पता ही नहीं होता। जी एक चेयरमैन है, अगर उसकी मुद्दत पूरी होगी हमें पता ही नहीं होगा भाई, वो अपने घर चला जाएगा या पहले से ही कह देगा भाई मैंने बहुत काम कर लिया, मैं जा रहा हूँ। हमारे यहाँ तो कुर्सी ही नहीं छोड़ते, कुर्सी नहीं छोड़ते एजाज से कुर्सी नहीं छोड़ते। जी आसफ भाई बिल्कुल सही है। वो क्रिकेट नहीं बचा रहे, वो अपनी कुर्सी बचा रहे हैं। वो पाकिस्तान को फतह हार के राह पे नहीं करना चाहते। ये बताइए ज़का अशरफ साहब का, एक सेकंड, ज़का अशरफ साहब की अगली पेशी कब है? कोई अदालत में केसेस भी तो लगे हुए थे। केसेस लग रहे हैं, लेकिन जो हमारे जराए कह रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि ऐसा ऐसा जितने भी केसेस हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे, क्योंकि इनकी जो लीगल टीम है ये इनका बिजनेस चलता है, वो स्ट्रॉन्ग है, वो इतनी स्ट्रॉन्ग है। तो वही सारे केसेस क्रिकेट बोर्ड की लीगल टीम के साथ
मिलकर हैंडल कर रही है, तो उनको जो अदालतों के जरिए ना वो रिलीफ मिलने के ज्यादा इम्कान आता है। जो मेरे हैं वो ये कह रहे हैं, क्योंकि इनका एक अर्सा गुजरा है बिजनेस में, तो बिजनेस में खासतौर पर शुगर का जो मामला है तो वो तो आए रोज अदालत में रहता है, तो अदालत में उनको बड़ा एक्सपीरियंस हासिल है उनकी लीगल टीम को जो शुगर रिलेटेड है। तो अब क्रिकेट बोर्ड वाली साथ में थी, तो दो के तो इस तरह वो जो मामला है ना वो उनका ज्यादा है। अब देखो क्या होता है। चलें देखिए, बड़ी मायूसी से आपने कहा देखो क्या होता है, ये क्या बात हुई? बड़े मायूस नजर आ रहे हैं आप मुझे मुस्तकबिल से क्रिकेट बोर्ड के। देखे देखिए मतलब ये पता नहीं चलता है, दिखने में कुछ पता है उस सिलसिले में तो कहा जा सकता है ना, आप कोई भी फैसला देख लें हो क्या रहा है मुल्क में तो उनको बंदा खुद परेशान हो जाता है कि साफ नजर आ रहा है कि ये होएगा। भाई क्रिकेट बोर्ड तो अभी मुल्क के इस अंदर वक्त क्रिकेट बोर्ड इस का वक्त तो जो पाकिस्तान में जो मुल्क की मैशियत का हाल है वही पाकिस्तान टीम का हाल है, वो बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान टीम बेहतर है यार। पाकिस्तान टीम देखो इस तरह से उसको बिल्कुल आप कोने पे ना लगाएं कि पाकिस्तान की टीम है जिसमें बड़े बड़े पूरी प्लेयर बात तो हैं, सुना करें ना, दोनों सब मिलकर खेलेंगे, अच्छा हो पूरी जाएगा। बात तो सुने। मैं कौमी टीम का क्यों पाकिस्तान है ये? सेमीफाइनल खेल रही है वर्ल्ड नहीं, कप का। मैं कह रहा हूँ अल्लाह करे फाइनल खेले, फाइनल खेलेगी, सेमीफाइनल मैं क्या जीतेगी बोलूँ, पहले, जीतेगी उसके तो बाद। खेलेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि टीम, मैं कह रहा हूँ वो टीम को चलाने वाले, हाँ, टीम को चलाने वाले भी ठीक है यार। कहाँ अभी आप कह रहे हैं कि जका अशरफ वो चेयरमैन ही नहीं है, अभी आप कह रहे नहीं, हैं चेयरमैन जका अशरफ थोड़ी चलाते हैं टीम ओ को यार, क्या भाई बात कर दी फैसले आपने? तो उन्हीं के होते हैं। जका अभी अशरफ कल साहब- बात करें क्या कहते कि जका अशरफ की मुशावरत से होगा, फलानी की हाँ, होगा, तो वो तो ये हमने सब सवाल उठा दिया था। वो कह देंगे कि देखिए अभी अगर जका अशरफ कह देता है बाबर कप्तान नहीं, कह देता है नहीं, कह देते हैं। तमीज से बात किया करो जका अशरफ साहब एक ब्रेक अच्छा, छोड़े एक यार साहब- इससे बात। मैं प्रोग्राम खत्म करने जा रहा हूँ, इस मौजू पर इस अंदाज में बात हो ही नहीं सकती। बात होगी इंशाल्लाह, ज़रूर होगी जब कल आपके सामने हम आएंगे। फाइनल के नतीजा उस वक्त तक आ चुका होगा, अगर तो हम आपके सामने नतीजा बताएंगे। अगर प्रोग्राम हमारा तो खैर प्रोग्राम लेट शुरू करते हैं हम 11 बजे तक, तो नतीजा आ चुका होगा। कल ईशा को फातेह कौन होगा ये हम आपको बताएंगे। एजाज शेख साहब आपका शुक्रिया, बदीर जमा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। खुदा हाफिज़।